गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अभी सारे लोगों का पेपर खत्म हो चुका होगा। सीसैट वाली पेपर भी आपकी खत्म हो चुकी होगी। और जैसा कि हमने आपसे बताया था, सुबह ही हमारी आपसे बात हो रही थी। सुबह हम लोगों ने बात करा था आपसे, कहा था आपसे, ये बताया था कि आपके जितने भी आंसर्स हैं उसके आंसर्स को लेकर के हम लोग आएंगे आपके सामने। और 25-25 के क्वेश्चन हम लोगों ने जो है सेट किए हैं और 25 सेगमेंट में 25-25 के क्वेश्चन 4 सेगमेंट में किए हैं। तो आपका जो पहला 25 क्वेश्चन था जिसको आशीर्वाद सर ने एंटरटेन किया था, उसके सारे आंसर्स आपके पास आ गए। उसका जो दूसरा सेगमेंट है, जो 26 से लेकर के 50 तक का जो क्वेश्चन है, वो अभी मैं उसके आपके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। अभी देने की कोशिश करूंगा का मतलब ये है कि अच्छा सही आंसर देने की कोशिश करूंगा। दरअसल क्या है कि हमारी ये पूरी कोशिश रह रही है कि आपके पास कोई भी जो क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत ना हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ ह्यूमन एरर रह जाता है, कई बार ये पॉसिबल है, देयर आर सर्टेन ह्यूमन फॉल्स इज पॉसिबल। तो आप चिंता ना करें उसके लिए हम लोग क्या करें, जो कमेंट बॉक्स है वहां पर हम लोग पिन कर देंगे और उसका आंसर जो है मॉडिफाई करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। फिर भी हमारी ये पूरी कोशिश है कि अभी के जो आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस अभी आपके पास हैं 26 से लेकर के 50 तक, उसमें कोई गलतियां ना हो, कोई त्रुटि ना हो, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। हमने पूरी सतर्कता बरती है, ठीक है, पूरी सतर्कता बरती है। अभी आप लोग का पेपर समाप्त हो गया है। फर्स्ट इंस्टेंस में आपने देखा था, जैसा लग रहा था कि आप लोगों से कई लोग ये कह रहे थे कि इट इज समवेयर अराउंड जो है सो मॉडरेट टू टफ होगा, बट ये मुझे लगता है कि टफर सेक्शन में है, टफर सेक्शन में, क्योंकि आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं वो कंपैरेटिवली इजी हैं। इनफैक्ट पॉलिटी का क्वेश्चन इसलिए भी आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको इसमें इतना पढ़ा दिया है कि अगर वो किसी भी तरीके का पेपर अगर है तो वो आपके लिए इजी ही होगा, ठीक है, इजी ही होगा। लगता है एक बार में कि जो है पेपर वो इजी है, बट इट इज नॉट इजी। सो क्वेश्चन इज डिफिकल्ट लेवल पे मैं रखूंगा इसे मैं मॉडरेट भी नहीं रखूंगा बल्कि डिफिकल्ट रखूंगा। खैर, इसके बारे में हमारी चर्चा आपसे आगे होती रहेगी, उसके लिए चिंता ना करें, उसे हम लोग डिटेल में बात भी करेंगे। आज मैं कटअप भी आपके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, कटअप भी आपको जानकारी दूंगा कि कटअप क्या होनी चाहिए। और अभी तक मेरे पास सारा फीडबैक्स आ रहा है, उसके बेसिस पे ही हम बताएंगे, ताकि हमारा जो आपका जो फीडबैक के बेसिस पे जो आपको हम रेस्पॉन्ड करें वो लगभग आपके पास बराबर होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा जो पेपर यहां आया है उसमें इकोनॉमी और जो एनवायरनमेंट का सेक्शन है वो काफी ज्यादा टफ रहा है। एग्रीकल्चर भी क्वेश्चन डाले गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी सेगमेंट जीएस में उन सभी को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई थी। इसलिए ये लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा बैलेंस पेपर है। बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसमें वो सारी चीजें जो कि जीएस में इंक्लूड की जाती हैं, उन सारी चीजों को कुछ ना कुछ क्वेश्चन को ला के डाला गया है। और जिन लोगों ने करंट अफेयर्स अभी पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में आपके पास डेप्थ होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज पूछा गया है। एनवायरमेंट के क्वेश्चन भी आपके काफी डीप से पूछे गए हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन काफी डीप से पूछे गए हैं, काफी डीप से। इसका मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। एनीवेज, इसके ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन पहले हम आपको फटाफट करके आंसर्स बता दें। सेट सी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सुबह भी हम लोगों ने किया था और अभी भी हम लोग कर रहे हैं। 26 तो लेकर के 50 क्वेश्चंस के आसपास अभी हम लोग करने वाले हैं। सो फटाफट एक काम करें आप लोग, प्लीज जितने भी लोग हैं प्लीज सेशन को लाइक और शेयर फटाफट कर दीजिए। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, प्लीज सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं, ताकि जितने भी लोग हैं उनको ये पता चल जाए कि आंसर्स जो है ये हमारे नियर टू 100% है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा 100% है, हमारे आंसर्स भी गलत हो सकते हैं, ह्यूमन एरर इज पॉसिबल, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी है, पूरा एहतियात बरता है और इसलिए थोड़े से हम डिलेट भी हैं कि आपको आंसर जो है सो तरीके से जाए, सटीक जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कोई गलती अगर रह जाती है, अगर कोई ह्यूमन पॉसिबल एरर रहा हो, कोई फॉली अगर रही होगी, तो हम लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर वहां पिन करके आपको बता देंगे यहाँ पे ये त्रुटि रह गई है, इसको प्लीज कृपया करके आप संशोधित कर लें। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि त्रुटि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई त्रुटि है तो उसमें एडवांस में आपसे क्षमा चाहते हुए हम उसको आपको बता दे रहे हैं कि वहां पर वो पिन कर देंगे। राइट गाइस, तो सभी लोग फटाफट पहले कनेक्ट हो जाइए। और जिन लोगों के पेपर आपको लगता है कि आपने ठीक किया है, उसको मेरी शुभकामनाएं। आप लोग मेंस में लग जाइए, आपको बिना वक्त जाया किए हुए। जिनको लगता है मेरा पेपर ठीक नहीं भी गया, उनको भी पेपर के लिए तैयारी के लिए शुरू कर देना चाहिए। अपना जो नेक्स्ट बैच है 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और आप पवन 10 का कोड यूज करके उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो लेट्स आ जाइए, हम लोग बात करें, लेट्स डिस्कस नाउ। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो स्टील स्लैग से। स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। स्टील स्लैग आप जानते हैं कि जो बाई प्रोडक्ट होता है स्टील इंडस्ट्री के अंतर्गत, जो स्टील स्लैग होता है उसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो अभी मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं, बस केवल मैं आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर आप इसका देख पा रहे होंगे, जो आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इसके लिए भी होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। एक मिनट मुझे दे दीजिएगा। सो ये स्टील स्लैग के बारे में पूछा गया। स्टील स्लैग
कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड्स के लिए भी होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो इरोजन कम से कम होता है, इसमें क्षरण भी कम से कम होता है, तो काफी मजबूत सड़क भी बनती है। खैर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल के लिए भी है और प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी आजकल इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री में भी, और कंस्ट्रक्शन ऑफ जो रोड्स हैं उसके मेटालिक रोड्स के निर्माण में भी इसका यूज किया जा रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी द डी, और ये डी आपका राइट आंसर है। ये आंसर भी आपको दिया गया है कि डी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये मस्क डियर के बारे में पूछा गया। मस्क डियर कि कहां इसका जो लाइकली प्लेस है, जिसका नेचुरल हैबिटेट है इंडिया के अंतर्गत, वो है कहां, ये कहां है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपके पास कुछ नेशनल पार्क दिए गए हैं, कुछ आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं, जिसमें आप देखेंगे अस्कोल्ड वाइल्ड लाइफ जो आपके सेंचुरी है और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये दो जगह पे जो मस्क डियर है वो इंडिया में पाया जाता है, जिसका नेचुरल हैबिटेट है वो कहां है, इन दोनों जगहों पे। जिनका ये आंसर सही है उसको प्लीज सही कर लीजिएगा, जिनका आंसर गलत है तो उसको आप गलत की श्रेणी में डाल लीजिएगा, और उसके बाद मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स में देखूंगा कि आपने आंसर्स क्या दिए हैं, ठीक है। सो चलिए, सो इसका आंसर जो होना चाहिए 1 और 2 यानी कि ए इसका आंसर होगा। सो प्लीज अपना आंसर मैच करते हुए चलिए और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा कि आपके ये जो 25 क्वेश्चन है इसके बेसिस पर मैं आपके ये जो 25 क्वेश्चन है वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। सो ये सेट सी चल रहा है आपका 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, रूरल रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में। द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। आप ये देखेंगे कि ये एनवायरमेंटल इश्यूज भी है आपके पास, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बात करना शुरू करें तो देखेंगे क्या कि ये जो बात हो रही है रूरल रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेफर यूज किया जाता है एनवायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। कार्बन फुटप्रिंट भी आपने जो है सो एनवायरमेंट में बहुत तरीके से पढ़ा होगा। तो इसमें एक जो है कॉपर स्लैग का यूज किया जाता है, दैट इज कंप्लीटली राइट। दूसरा जो है इसमें जो एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी होता है, कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, ये भी काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। आप देखेंगे जो रूरल रोड कंस्ट्रक्शन है उनमें, और फिर जियो टेक्सटाइल्स का भी यूज हो जा रहा है, यानी कि ये 3 हैं, इन 3 का प्रयोग किया जा रहा है रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में, जो कि आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबल भी होता है और इससे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी आपका रिड्यूस होता है, वो भी आपका कम होता है। बाकी ये दोनों इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो इसलिए आपका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी ए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन है कंसीडर करा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और कौन इसमें से करेक्ट है, ठीक है ना। ये करेक्ट कौन सा है इसके बारे में आपको बात करना है। सो ये आपके पास 3 स्टेटमेंट है, यू हैव टू कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट और द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो देखिए ये कोल एश के बारे में पूछा जा रहा है। कोल एश के अंदर क्या होता है ये बताया गया कि इसके अंदर आर्सेनिक होता है, लेड होता है, मरकरी होता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, ये बिल्कुल ये सही है। कोल फायर्ड पाउडर जो प्लांट है रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट, ये भी आपका बिल्कुल सही है, दैट इज आल्सो करेक्ट वन। ये भी है, जो कोल फायर्ड पाउडर प्लांट्स होते हैं ना रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट, ये आपने पॉल्यूशन के चैप्टर में भी पढ़ा होगा। थर्ड आप देखते हैं, हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, यानी कि जो इंडियन कोल होता है उसमें एश का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए माना जाता है कि जो इंडिया का जो कोल है कैटेगरी वो बहुत ही अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसके बर्निंग इसकी कंप्लीट हो नहीं पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें जो एश कंटेंट होता है वो कहीं कहीं ज्यादा होता है। तो ये 1, 2 और 3 ये तीनों के तीन इसके स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होंगे। Coal ash fired and high ash content is observed in Indian coal. So these all the 3 statements are correct one, 1, 2 and 3. तो जिनका ये सही हुआ वो प्लीज सही करते चलिए। 129 क्वेश्चन नंबर 129। गुड इवनिंग एवरीवन। सो पहले आप लोग देख लीजिए कि जो क्वेश्चन आपने किए हैं वो कितने सही हैं इस 25 क्वेश्चन में, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन का आंसर आशीर्वाद सर ने किया था, ये जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है वो अभी हम लोग करें। इसका मतलब क्या है कि आप 50 क्वेश्चन में अभी तक आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, कितना आपका सही और कितना गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, बायोचार क्या है, कैन बी यूज एज अ पार्ट, ये पूछ रहा है कि यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग के बारे में पूछा जाता है। इसमें जानते हैं कि बायोचार के फॉर्मेशन में पायरोलाइसिस जो मेथड होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। तो बायोचार क्या है, कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन द वर्टिकल फार्मिंग में, ग्रोइंग मीडियम है इन द वर्टिकल फार्मिंग कैन बी यूज। दूसरा है व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी बिल्कुल बात सही है। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी बायोचार जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए भी ये जरूरी है, उसको ये कैटालिस्ट का काम करता है, इसको प्रमोट करता है इसके ग्रोथ को। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम, ये भी बिल्कुल बात सही है, टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। ये लाइन यहां से यहां तक कंटिन्यू है, ये यहां आ गया है
ठीक है। सो व्हेन बायोचर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट इनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। रिटेंशन, वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी को भी ये इंप्रूव कर देता है, वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी को। तो इसलिए तीनों का तीनों जो स्टेटमेंट है इन रिगार्ड टू बायोचर, ये आपके पास क्या है, बिल्कुल सही आते हैं। सो 1 2 3 ऑल द 3 आर करेक्ट वन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1 2 एंड 3, राइट सर्स एंड मैम्स। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31, हम लोग देखते हैं 31 क्या कहता है। इन इंडिया which of the following can be considered as public investment in agriculture? So public investment in agriculture, that is again very important for you. तो ये देखते हैं public investment in agriculture के बारे में क्या है। सही है, fixing minimum support price for agriculture produce for all crops, ये बिल्कुल गलत है, that is not correct in terms of in regard to public investment in agriculture। public investment, इसमें fixing minimum MSP जिसको बोलते हैं MSP हम लोग जानते हैं, that is not true for agriculture produce of all जो आपके पास क्रॉप्स है। दूसरा देखते हैं क्या है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। सो कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन दिस। तीसरा हम देखते हैं स्टेटमेंट जो क्या कहता है हमारे, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, बिल्कुल सामाजिक पूंजी का निर्माण का विकास करना, ये भी इसके साथ बिल्कुल सही है। सो दिस वाज रॉन्ग एंड 2 and 3 आर राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, नो इट इज नॉट, इट डजंट कम अंडर द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये नहीं आता है, आपने ये करंट में पढ़ा भी होगा। सो ये इसके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं हमें, फिफ्थ में क्या हमारे पास, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय बैंकिंग सिस्टम, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद सिक्स देखते हैं, सेटिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, इट इज अगेन राइट वन, ठीक है। तो देखेंगे जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर में वो किसके लिए हो रहा है, पहले तो कंप्यूटराइजेशन जो हो रहा है, जितना भी सोसाइटीज है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज क्रेडिट सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड PAC, इसके लिए हो रहा है। दूसरा सोशल कैपिटल के फॉर्मेशन में हो रहा है, आई मीन डेवलपमेंट में हो रहा है। और तीसरा जो है वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, इसमें हुआ जा रहा है। इसका मतलब है कि आपको एलिमिनेट करना 1 4 and 5, तो आंसर आपका बन रहा है 2 3 and 6, ये इट इज द राइट आंसर। अगर जिनका ये आंसर सही है वो प्लीज इसको आंसर को करेक्ट कर लीजिए, प्लीज करेक्ट कर लीजिए और मुझे जरूर फीडबैक करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों का ये आंसर सही हुआ। प्लीज इसको यार लाइक और शेयर तो करते रहिए, जितने भी लोग हैं प्लीज लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। प्लीज लाइक एंड शेयर इट मैक्सिमम, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। सो ये ICR के बारे में बात हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक टर्म है ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है, दरअसल क्या है कि इट हेल्प्स, जो ICR आपका होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, दैट इज अगेन दैट इज राइट वन, प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव लोन, कि बैंक को ये पता होता है कि जिसको ये लोन देने जा रही है देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ risk here. So it helps in understanding the present risk of a firm that bank is going to give loan to. तो इसको देख लिए अंडरस्टैंड करती है। दूसरा क्या है, it helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give loan to. तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, it helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give loan up to. तो ये दो बातें बिल्कुल आपकी सही हैं। The higher a borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worse is the ability to service its debt. No, it's not right, it's not correct one. तो आपका जो आंसर होगा यानी कि 1 and 2 होगा, जिसका मतलब ये आंसर आपका क्या है, A इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 फटाफट देखते हैं, आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसको लाइक और शेयर जरूर कर रहे होंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट, इन द रिसेंट पास्ट। देखिए क्या है, तो अभी जो है भारत में अभी हाल में आप देखेंगे कि जो राइस की जो कीमत है, जो प्राइस ऑफ राइस है इन इंडिया, उसको अफेक्ट क्या कर रहा है, कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो आपको अफेक्ट कर रहा है। तो बहुत माइन्यूटली इसके ऊपर आपको सोचना होगा। इकोनॉमी का बहुत ही डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमी के लिए आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, बिना इकोनॉमी में अच्छी पकड़ के आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात मैं बता दूं कि यहां अभी हम लोग एनालाइज नहीं कर रहे हैं पेपर को, हम केवल आपको आंसर बता रहे हैं। पेपर का एनालिसिस डिटेल में चलेगा, ये हम लोग कल बात करने वाले हैं, कल डिटेल एनालिसिस होने वाली है। बाकी जो अलग बात है वो अलग, सारे एक सब्जेक्ट के अलग अलग एनालिसिस होने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर का जो लेवल आप देख पा रहे होंगे, पेपर इज नॉट इजी, पेपर इज क्वाइट टफ नाउ। ये अच्छा टफ है, मॉडरेट से भी, मतलब कि मैं बताऊं तो ये बिल्कुल टफर साइड पे आपका जा रहा है, क्योंकि खास करके इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट का पेपर। अब इसके लिए आपको बहुत तरीके से चीजों को देखना पड़ेगा, करंट की चीजों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो देखते हैं इसमें क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये अफेक्ट करता है, बिल्कुल अफेक्ट करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज ऑलवेज एन अफेक्टिंग फैक्टर फॉर द प्राइस राइज इन द राइस। दूसरा है कि आप देखें क्या है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट का ट्रेडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, ये भी बिल्कुल सही है।
थर्ड फैक्टर है जो गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग है, यानी कि जो जमाखोरी गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, स्टॉक पाइलिंग इकट्ठा किया जाता है, तो ये उसके लिए ये भी उसको अफेक्ट करता है। चौथा आपके पास है कंज्यूमर सब्सिडीज, ये भी एक फैक्टर है कि कंज्यूमर को कितना उस क्रॉप के ऊपर सब्सिडी दिया जा रहा है, जो कि उसके क्या करेगा, उसके जो प्राइस को है प्राइस है इंडिया में, वो उसको हाल में इसने क्या अफेक्ट करने का काम किया, अफेक्ट किया है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या है सर, ये देखिए इसमें क्या है, इसमें देखते हैं कि द वैल्यू if Indo-Sri-Lanka trade has consistently increased in the last decade. The value of, यहां ऑफ होगा, if लिखा गया है, the value of Indo-Sri-Lanka trade has consistently increased in the last decade. It's a completely true कि वैल्यू ऑफ जो इंडो श्रीलंका ट्रेड है वो बढ़ा है, इंक्रीज किया है पिछले एक दशक के अंतर्गत। दूसरा क्या स्टेटमेंट है, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स, ये जानते हैं कि हमेशा से इसमें हमारा जो ट्रेड है वो हमेशा जो है ज्यादा रहा है बांग्लादेश के साथ, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया। नो, ये गलत है। इंडिया इन द लास्ट 5 decades नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया, ये कंप्लीटली गलत है। इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, इसको आप एलिमिनेशन के राउंड के द्वारा भी जाकर के इसको सॉल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर जो होगा 1 and 2 वाला होगा, दैट इज कॉल्ड ए इज द राइट आंसर। कितने लोगों का ये सही हो रहा है, प्लीज आप लोग मुझे प्लीज बताते रहें, प्लीज बताते रहिए। चलिए सभी लोग, चलिए आ जाइए। सो आप लोग मैच करते रहिए, मैच करके मुझे बताइए, क्योंकि ये जो अभी मैं डील कर रहा हूं दैट इज द टफेस्ट सेक्शन आपका जो है अभी इस बार के प्रीलिम्स में पूछा गया, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, और कुछ क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के भी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। तो अब G20 के मेंबर्स को आपको याद रखना है, तो ये अब देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाया भी था आप लोगों को, सारे जो G20 G5 ये सारी कंट्रीज के बारे में आपको पढ़ाया भी था, उस वक्त मैंने इन ग्रुप के इन कंट्रीज के नेम के बारे में आपको बताया भी था, ठीक है। सो G20, इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है, बिल्कुल रटने वाली बात थी, ये बिल्कुल यहाँ का एक ईजी है रहा है सवाल, लेकिन हाँ ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये आपने ये जो कंट्रीज हैं उसके ऊपर आपकी नजर होनी जरूरी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इसका अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, इसके 4 आंसर बिल्कुल सही हैं, बाकी ये गलत है। नेक्स्ट आ जाइए, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। अब ये देखिए क्या है, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। किस जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम योजना के अंतर्गत, वो किस पर्पस के लिए दिया जाता है। तो पहला ये है कि वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स, ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपके पास होना चाहिए फॉर व्हाट, फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स। दूसरा क्या है, ये तो बिल्कुल सही हो गया, ये बिल्कुल सही है, किसान क्रेडिट कार्ड का एक उद्देश्य ये भी है। दूसरा क्या है, परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रैक्टर्स ट्रक्स, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं हमें क्या है कि कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म्स हाउसहोल्ड, ये भी बिल्कुल आपका सही है। सो कंजम्पशन ऑफ, आप देखेंगे ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउसहोल्ड्स, ये भी सही है। एंड द पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ये भी सही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, दे ऑल आर ट्रू वन। सो KCC के बारे में आप लोग जानते होंगे, स्कीम के बारे में, दैट इज कॉल्ड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ऑल द 5 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। सो देखिए कौन सा आंसर है इसका, डी इज द राइट आंसर, D is the correct answer. It's a completely correct answer. So this is the perfect answer. This is the perfect answer. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना मैक्सिमम हो सके वो सही आंसर पहुंचाया जा सके. That's why we are taking time, but we are taking all the precautions before delivering you the right answer or before giving you the answer key in fact. So ये हम लोग पूरी कोशिश करें कि जो UPSC आपके पास आंसर को माने, हम उसके करीब रहें. So we will not consider the time. अगर जैसे हमारे पास कुछ एक्यूरेसी जितनी होगी, मतलब अपने जो हम ये कोशिश करेंगे जितना से ज्यादा हो सके आपको करेक्ट आंसर दें, और हमारी ये कोशिश है कि लगभग आपको 100% यानी नियर टू 100% आपके पास राइट आंसर है. तो जिन लोगों ने इसको किया है आप इससे मैच कर सकते हैं, बहुत हद तक हम लोग सही होंगे. लेकिन फिर भी अगर कहीं गलत होता है तो हम लोग कमेंट बॉक्स में नीचे चैट बॉक्स में वहां पिन करके आपसे वो कर देंगे, क्षमा याचना करते हुए उसका आंसर को मॉडिफाई करके वहां दे देंगे. ठीक है, अमेंडेड आंसर वुड बी देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. Again, this is a question from economics. Consider following statements. और आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर ढूंढना है, करेक्ट आंसर ढूंढना है आपके पास. ठीक है, consider following statements. Weightage of food in consumer price index, price India. The weightage of food in consumer price index is price index है यहाँ पे, ये index not India.
is higher than in wholesale price index. This is called index. It is not India, it is index, right? So it's typing. So the weightage of food in consumer price index, that is called CPI, is higher than in the wholesale price index. ये तो आप जानते हैं कि weightage जो हमेशा होता है food का, weightage of food in CPI is higher than WSI, that is called WPI, that is called wholesale price index. तो ये आपका बिल्कुल सही है. weightage ऑफ जो फूड होता है वो ज्यादा होता है आपके WPI से CPI में. दूसरा क्या है, आप देखेंगे the WPI, that is called wholesale price index, does not capture changes in the prices of services which CPI does. तो ये भी आपका बिल्कुल सही है. थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं. थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, RBI has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. No, has now adopted, no, WPI as a key measures is wrong, of inflation and to decide on changing the key policy rates. So इससे राइट आंसर वुड बी 1 and 2, यानी कि 1 and 2 होगा. जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका गलत होगा. दैट वोंट बी द राइट वन. ठीक है. सो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज फॉर यू. दैट इज क्वेश्चन नंबर 38. दैट इज रिलेटेड टू योर ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि आपके रिवर्स के बारे में. कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स. ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए. मेकॉन्ग के बारे में आप जानते हैं, थेम्स के बारे में जानते हैं, ये आप जानते हैं वोल्गा, जाम्बेजी. और आपको हमेशा, जिनको भी आपको एटलस देखने की आदत होगी, वर्ल्ड मैप आपको देखने की आदत होगी, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब कभी भी आप तैयारी करें तो आपके पास हमेशा एक एटलस होना चाहिए, एक मैप होना चाहिए, चाहे ऑक्सफोर्ड का या टीटीके का. आप लेके उसको देखते रहिए. कुछ भी अगर आप पढ़ें तो उसके आसपास की चीजों को हमेशा देखते रहें. इतना अगर आप कभी रटने की जरूरत ही नहीं है. आप हमेशा अगर मैप देखते रहेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी. और कुछ भी प्रश्न अगर पूछता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछता है, तो अगर आप हमेशा मैप देखेंगे तो उस आंसर को सही कर ले जाएंगे. तो अगर आपने ये आदत रखी होगी तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन होगा. मेकॉन्ग, अंडमान सी, बिल्कुल गलत है. दिस इज नॉट राइट वन. मेकॉन्ग के बारे में हम जानते हैं, अंडमान सी का तो है ही नहीं. राइट. दूसरा है थेम्स, आयरिस सी. नो, इट इज नॉट इवन राइट. ठीक है. देन है वोल्गा. वोल्गा मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है आपका आईआर में. ये आईआर का जब क्लास ले रहा था मैंने वोल्गा के बारे में आपको बता रखा है. वोल्गा के बारे में, दैट इज इन कैस्पियन सी. तो ये कैस्पियन सी है. ठीक है, ये बिल्कुल सही है. फिर आप देखेंगे जाम्बेजी. जाम्बेजी जो है ये इंडियन ओशियन में ड्रेन करती है. दैट इज ऑल्सो राइट वन. ठीक है. तो आप ये वोल्गा आप देख पा रहे हैं तो 3 आपका ये सही था. एंड जाम्बेजी इन इंडियन ओशियन, इसका मतलब है कि आंसर 3 and 4 होगा. सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. सो आपका वोल्गा एंड जाम्बेजी रेस्पेक्टिवली इन कैस्पियन सी एंड इंडियन ओशियन में ये क्या करेगा, ये ड्रेन करता है. राइट. चलिए आ जाइए सभी लोग, हम लोग बात करेंगे. दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. क्वेश्चन नंबर 39. वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट आंसर. वी आर ट्राइंग टू गिव यू द utmost इन फैक्ट विथ ऑल द क्वेश्चंस, जितना भी करेक्ट आंसर हो सकता है उतना देने की कोशिश करें. बट अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे साथ भी गलतियां हो सकती हैं. वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. देयर आर सर्टेन, वी एक्सेप्ट कि देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन फॉलिंग. सो प्लीज इग्नोर दैट. वी आर योर टीचर्स. हम ये कोशिश करते हैं कि आपको देख करके बताएं. और इनफैक्ट जो हमारी एक्साइटमेंट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल होती है. देखिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आपको एक्साइटमेंट में कुछ गलत कह दें या कुछ गलत कर दें. वी आर टेकन ऑल द कॉशंस. वी आर टेकन ऑल द कॉशंस कि आपके पास सही आंसर जाए. बट स्टिल आई टेल यू, अगर कोई गलती होती है तो हम लोग कमेंट बॉक्स में इसको पिन करके आपको आंसर्स अमेंड करके आपको दे देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 39. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 39. In the case of all cereals, pulses and oilseeds, the procurement at the minimum support price is unlimited in any state or union territory of India. No, it's not correct one. In the case of all cereals, pulses and oilseeds, the procurement at the minimum support price is unlimited. Not, it is not unlimited in any state or union territory. That is wrong one. Okay? It is wrong one. It is not right. In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state or union territory at a level to which the market price will never rise. No, it is again wrong one. So इसका क्या होगा आंसर? Again, I'm telling you one thing. I'm not explaining the question. I'm not giving the explanation. Rather, I'm giving the answer. I'm giving you the answer. फिर हम लोग अभी बात करते रहेंगे. We will give you, in fact, the detailed explanation as well. But today we are going to keep you in a comfortable zone कि हाँ ये आप इतना अगर कर पा रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन अगर सही है तो आपके इतने मार्क्स बनने की संभावना है. राइट. सो ये देख पा रहे हैं तो ये और ये दोनों के दोनों आपके क्या है, गलत हैं. दिस वन इज रॉन्ग, इवन दिस इज रॉन्ग. तो ये आप देखें, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये दिस इज द करेक्ट आंसर. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं. अगेन इट इज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी. With reference to the Indian economy, consider following statements. ठीक है, right? What is this? Commercial paper is a short-term unsecured promissory note. Commercial paper is the right one. ये क्या है? Short-term का unsecured
प्रॉमिसरी नोट होता है, ये बिल्कुल अनसिक्योर्ड, इट्स नॉट सिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अनप्रॉमिसरी नोट होता है, दैट इज कमर्शियल पेपर इज राइट वन, राइट। दूसरा क्या है आपके पास, ये भी देख लेते हैं हम लोग हैं, दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉर्पोरेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। Okay, I will take a leave from this question. I will take a leave from this question. ठीक है ना, leaving this question. Question number 40. There is some error. तो मैं थोड़ा सा लीव करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। So I will take the leave from this question, right? So next question आइए, I will give you the answer of this. I will ये आंसर में डाल दूंगा मैं, जो आपके जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैं डाल दूंगा क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 41 इज, विथ रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। सो इन रेफरेंस टू एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में भारत में जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक, मेजर कैरेक्टरिस्टिक, ये ध्यान रखिएगा, लाइन शब्दों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है, ठीक है ना, मेजर कैरेक्टरिस्टिक। So it is an investment through capital instrument essentially in a listed company. No, that is not a major one. It is a largely non-debt creating capital flow. It is a largely non-debt creating capital flow. It's a right one. It is the investment which involves debt servicing. It's a better one. It is the investment made by foreign institutional investors in the government securities. So it's a better one. जो है वो क्या है आपके पास, B is the correct answer. The major characteristic. It is a largely non-debt creating capital flow. Non-debt creating capital flow. Next आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42, with reference to the international trade of India at present which of the following statement is or are correct, ठीक है। सो आपको किसके बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है। मैंने कई बार आप लोगों को बोला था इंटरनेशनल ट्रेड ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड कई बार मैंने यदा कदा आपको बताता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाइए, इसमें देखिए, इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस than its merchandise imports. India's merchandise export are less than import. ये तो बिल्कुल सही बात है कि इंडिया के लिए जो एक्सपोर्ट होता है वो लेस देन इंपोर्ट होता है, लेस देन इंपोर्ट, ये बिल्कुल सही है। मर्केंडाइज के बारे में, मर्केंडाइज कैपिटल एक्सपोर्ट्स के बारे में, आर लेस देन इन मर्केंडाइज इंपोर्ट्स, ये आप जानते ही हैं, ये सही है बिल्कुल। ये तो कॉमन सेंस भी आप लगा के कर लेंगे क्योंकि आपने हमेशा से हिस्ट्री से लेके इसको पढ़ा है। नेक्स्ट है सेकंड, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी have decreased in recent years. So ये जो है इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल, ध्यान रखिएगा, मशीनरी सेगमेंट्स को याद रखना है, मशीनरी have decreased in recent, no, ये नहीं डिक्रीज किया है, that is not decreased, तो ये गलत है, rather it is increased, ठीक है। सो ये आपका गलत है, ये स्टेटमेंट इज नॉट राइट वन, करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विस में ये ठीक है। India suffers from an overall trade current account deficit, ये भी ठीक है, suffers from an overall trade और current account deficit, ये बिल्कुल सही है, ये तो आप ऐसे भी लगा लेंगे, ठीक है। तो 1, 3 and 4 are the correct one, ये गलत है, ये आप लोग का भी ध्यान अगर होगा, अभी हाल में अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो ये आपको ध्यान में होगा। इसके पूरा का पूरा एक आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ था एंड इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, इनफैक्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया हुआ था। सो ये आपको ध्यान में रखना, सेकंड इज रॉन्ग वन, ठीक है। तो 1, 3 and 4 आर करेक्ट, जिसमें 2 आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर टू अ ग्रेड ऑफ, ये तो आपने पढ़ा होगा, कई बार न्यूज में था, दैट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन अ न्यूज रेफर्स टू अ ग्रेड ऑफ व्हाट, दैट इज कॉल्ड अ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल है ये। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। भारत के संदर्भ में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में जो नॉन फाइनेंशियल डेट है वो उसमें क्या क्या शामिल होता है, नॉन फाइनेंशियल डेट में शामिल क्या क्या होता है। तो हाउसिंग लोन शामिल होता ही होता है आपके पास, किसमें, फाइनेंशियल डेट्स में, नॉन फाइनेंशियल डेट्स में। नॉन फाइनेंशियल डेट में क्या क्या शामिल होगा, हाउसिंग लोन तो होता है, ये तो बिल्कुल शामिल होगा, ये सही है। अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, ये भी बिल्कुल सही होता है नॉन फाइनेंशियल डेट में, क्रेडिट कार्ड्स पे भी। तीसरा, ट्रेजरी बिल्स, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ट्रेजरी बिल्स, ये थोड़ा सा यहां आ गया, सो ट्रेजरी बिल्स, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट है, हाउसिंग लोन्स, आपके पास क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर में जो आउटस्टैंडिंग है और जो ट्रेजरी बिल है, ये सारे के सारे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में नॉन
आपके पास फाइनेंशियल डेट माने जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल डेट्स माने जाते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 एंड 3, ये 1 2 एंड 3 हो जाएगा, राइट सर्स। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। सो दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन है, जो कि अगर आपने इकोनॉमी को अगर आपने तरीके से नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने खुद से नहीं पढ़ाई करी होगी इकोनॉमी का, इट्स वेरी टफ, क्योंकि इकोनॉमी में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी बहुत जरूरी है। आपको खुद से वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा, आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा, आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। अगर आप गाइडेंस नहीं लेते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में इकोनॉमी की बारीकियों को समझना जरूरी है। जो आमतौर पर पेपर रहता था उस टाइप का पेपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है इकोनॉमी में, कि आपने बजट और सर्वे कर लिया। मैंने भी आपको कई बार कहा था कि सर्वे आपको बढ़िया से पढ़ के जाना चाहिए। आपने देखा कि जितने क्वेश्चंस रहते थे इन कंपैरिजन 2019 2020 में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, बल्कि जो प्रवृत्ति है पूछने की वो थोड़ा सा अलग रहा हुआ है, ठीक है ना। जो सेट पैटर्न है उससे अलग रहा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन हर एक सेगमेंट से डाले गए हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने सुबह बताया था वो आज भी सही है, लेकिन जो पैटर्न पूछने का है ना, जो आपका ट्रेंड था उस ट्रेंड में बदलाव किया गया, आंसर मेजर शिफ्ट, ठीक है ना। और इसलिए पेपर इज रियली अ बिट टफ, ये मैं मानता हूं, ठीक है। हाँ, जिन लोगों ने अगर गलतियां नहीं करेंगे पॉलिटी और हिस्ट्री में, तो उनके, मैं आपको बता दूं कि उनके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ये आपको एक जो फंडामेंटल होता है जो प्रीलिम्स को क्लियर करने का, वो फंडामेंटल ये है कि आप सिंपल क्वेश्चंस को कभी गलत ना करें। और पॉलिटी और हिस्ट्री में अगर आपने गलतियां नहीं करी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद अगर आपने इंटेलिजेंट गेस वर्क किया होगा, तो दिस टाइम यू गोइंग टू क्रैक व्हाट योर प्रीलिम्स, क्योंकि 17 क्वेश्चन तो केवल पॉलिटी से आए हुए हैं। उसके बाद अगर आपने 13-14 क्वेश्चन भी सब मिला के, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न मिला के अगर आपने कर दिया, तो यही कुल मिलाकर 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगर आप 15 क्वेश्चन भी इंटेलिजेंट ग्रेड से आप निकाल देते हैं और आप समवेयर अराउंड 50 के आसपास हैं, तो मेरा फीलिंग कहता है कि आप इसके ऊपर में सेफ हो सकते हैं, राइट। चलिए आगे आ जाइए, हम लोग बात करें। सो इन इंडिया वाई, और आपको मेंस की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। इनफैक्ट जिनका लगता है कि मेरा ठीक नहीं भी गया है, तो क्या करना है, आपको फिर से पढ़ना ही है ना। सो यू विल हैव टू मूव ऑन दैट, ठीक है। आपको पढ़ाई लिखाई करते रहना होगा, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। तब तक के लिए, जब तक कि आपको अपनी सफलता मिल नहीं जाती, तब तक आपको पढ़ाई लिखाई करते रहना। ये तो अप्स एंड डाउन्स है, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी हम पास होंगे, कभी फेल होंगे, ये अलग बात है, ठीक है। क्योंकि हम यूपीएससी को बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन हम लोग बोलचाल के भाषा में थोड़ा सा हम लोग इसका लिए एक यूज कर लें कि जब हमारे जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में बोलते हैं, वो बहुत सही बात है कि ये अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसको यू कैनॉट प्रिडिक्ट, इट्स वेरी टफ टू प्रिडिक्ट, ठीक है। चलिए आ जाइए। सो हौसला रखिए, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है आगे हमें, और क्लास को प्लीज लाइक और शेयर करते रहना, प्लीज करते रहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट, ठीक है ना। सम, ये ध्यान रखिएगा, कई बार आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे पूरा ध्यान रखना होगा, एक एक वर्ड्स को ध्यान रखना होता है। सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट, सम यूज यूरेनियम एंड अदर्स आर यूजिंग थोरियम, ठीक है ना। ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो बात ही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड सम आर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज, ठीक है। दूसरा है सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइज एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइज, नो। सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड, नो। तो इसमें तो ये आपको मैंने बताया था कि परसों भी, कि आपको एलिमिनेट करके भी कई आंसर्स को आप निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन के द्वारा भी, ठीक है ना, एलिमिनेशन के द्वारा भी। तो आप इसको अगर डायरेक्टली अगर नहीं भी जानते तो भी एलिमिनेट करके निकाल सकते थे, हालांकि ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। So this is the right answer. Some use imported uranium and others use domestic supplies. कई बार आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ के समझ करके भी इसका आंसर ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज रिगार्डेड टू इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड ट्रिम्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। आपको ये देखना है कि इसके संदर्भ में जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, मेजर्स है, दैट इज कॉल्ड ट्रिम, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तो इजी है, ये आप जानते भी होंगे, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। सो क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, दैट इज करेक्ट वन। दूसरा क्या है आपके पास, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विस, नो इट्स नॉट राइट, नॉट इन द बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, नो इट्स नॉट राइट वन। They are not concerned with the regulation of foreign investment, ठीक है ना, they are not concerned, लिखा हुआ है not concerned, so इसलिए ये right है। तो ये और ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए 1 and 3 is the correct answer, so C is the right answer। जिनका ये सही है, so आप इसको प्लीज सही जरूर कर लीजिएगा, राइट। सो जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये जानकारी मिल चुकी है, प्लीज मैच कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूं कि हम लोग जो यहां पर आंसर दे रहे हैं वो आपका नियर टू यूपीएससी का जो फाइनल आंसर किया आएगा उससे मैच करेगा।
फिर भी मैं बता दूं कि कुछ भी अगर ह्यूमन फॉली अगर हुआ तो हम लोग यहां पर मैं क्या करेंगे, जो कमेंट बॉक्स है उसके नीचे पिन करके आपको आंसर वहां जरूर दे देंगे। सो आप उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करें। लेकिन हालांकि मैं मानता हूं कि यहां पर गलतियां ना के बराबर होंगी। गलतियां मैं कहता नहीं कि होंगी ही नहीं, मैं ये दावा नहीं करता, ना के बराबर होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। चलें आगे, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 47। इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट, यहां देखिए लाइन को हमेशा ध्यान, नॉट डू, कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज कॉल्ड एसएलआर। ये तो करता है, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। दूसरा क्या है, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, नो ये इंक्रीज नहीं करता है। जो एमएसएफआर है ये आपके पास, इसको ये इंक्रीज नहीं करता है, एमएसएफआर इसको इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। दूसरा, तीसरा है कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, ये तो करता ही करता है। ये आप देखेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी है एक्सपेंशनिस्ट वाली, इसमें ये बैंक रेट को, रेपो रेट को कम कर देता है, ये इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक आपका जो इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है उससे जुड़ा हुआ सवाल था। अगर आपने तरीके से अगर इकोनॉमी के प्रश्नों को किया होगा, इकोनॉमी को पढ़ा अगर होगा, कुछ बेसिक बुक्स को अगर आपने पढ़ा होगा, तो आप इसको कर ले जाएंगे। ये इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं था, ठीक है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। सो दिस इज योर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि पूछा है नॉट, ये याद रखिए नॉट। इसमें कई बच्चों ने मुझे भी बताया था कि सर इसमें गलती हो गई, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पढ़ा कि कौन सा सही है, यहां लिखा हुआ नॉट। तो जो मैंने आपको हमेशा सिफारिशें दी थी, जो आपको मैंने रेकमेंड करा था, जो मैंने कहा था कि एकदम ठंडे दिमाग से जाइएगा, सो के जाइएगा, कूल रह के जाइएगा, वो आपका काम आया होगा डेफिनेटली, जिन लोगों ने इसको फॉलो किया होगा। जिन लोगों ने रात की जगरना की होगी तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि नॉट को पढ़ना, यस में अफर्मेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को पहचानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ब्रेन एक मोड में काम करता रहता है। मैंने बोला था आपसे, यूपीएससी का एक अलग डिमांड होता है, प्रीलिम्स का एक अलग डिमांड है, मेंस का एक अलग डिमांड है, इंटरव्यू का अलग डिमांड होता है। प्रीलिम्स के अंदर आपके अंदर एक पूरा का पूरा एक मतलब फोकस रहता है, आपके पास प्रेशर रहता है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको कवर करना है। इसमें बहुत सारी चीजों को आप जानते हैं, कई चीजों को नहीं जानते हैं, कई चीजों को आपको ड्राइव करना पड़ेगा। सो रियली पीटी को क्वालिफाई करना बहुत डाइसी काम होता है, बहुत डाइसी काम होता है, ठीक है। लेकिन खैर, जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे उनको ये पता भी होगा कि मैंने किस तरीके से आपका, जैसे पॉलिटी का करवाया था क्वेश्चन, पॉलिटी तो अब दूसरे साल भी करेंगे, पॉलिटी का अभी मैंने दिखाया था, जो काम करवाया आपको, जो पूरा इस लेवल तक मैंने आपको करवा दिया कि आपका कोई भी प्रश्न अगर आएगा वो आपको इजी ही लगना है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि पॉलिटी इज इजी, पॉलिटी इज इजी। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी जो वहां दिख रहे हैं, लेकिन पॉलिटी इज इजी ऐसा भी कह देना ठीक नहीं है। कुछ क्वेश्चन जरूर इजी आए हुए हैं, डेफिनेटली आए। आपको मैंने कई चीजें वहां मप्लाड वगैरह भी पढ़ाया था आपको, जो आई मीन अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स मास्टर सीरीज का हूबहू क्वेश्चन वहां से पूछे गए। खैर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। तो ये आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। With reference to the Indian economy after the 1991 economic liberalization, consider the following statements. Consider following statements. So ये किसके बारे में बात कर रहा है? 1919 के बाद, 1991 के बाद, यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के फेज में बात कर रहा है कि इंडियन जो इकोनॉमी है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है। सो इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, दैट इज आफ्टर 1991, उसमें से सही स्टेटमेंट आपको देखना है। ये क्या है? वर्कर प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, आज पर वर्कर 2004-5 प्राइसेस इंक्रीज इन अर्बन एरियाज व्हाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज। सर्वे का ये पूरा का पूरा लाइन है, ये सर्वे से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, इट इज नॉट राइट वन। सो वर्कर जो प्रोडक्टिविटी है आज पर वर्कर 2004-5 प्राइसेस इंक्रीज इन अर्बन एरिया व्हाइल इन डिक्रीज इन द रूरल एरियाज, तो ये गलत है। दूसरा देख लेते हैं, द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टीडली इंक्रीज्ड, स्टीडली इंक्रीज नॉट, ये भी गलत है, ये भी दोनों स्टेटमेंट गलत है। रूरल एरियाज में बढ़ा नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन आपने देखा है कि बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया था। ठीक, थर्ड देखते हैं, इन रूरल एरियाज ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। रूरल एरिया में नॉन फार्म इकोनॉमी ये बढ़ा है, इसका ग्रोथ हुआ है, ये बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल सही है। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है इनकी संख्या घटी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये आपके जो है वो 3 और 4 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, ठीक है। सो 3 and 4 आर करेक्ट, second is wrong, first is wrong, so answer would be what? B. B would be the correct answer. So आइए क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है, 49 क्या कहता है सर? 49 को देख लेते हैं। Consider the following statements. Consider the following statement that is regarding DCCBs, that is called in terms of short-term credit delivery to the agriculture sector, district central cooperative banks deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks एंड रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। सो ये आपको डीसीसीबी के बारे में बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक आपको याद कीजिए,
ठीक है, deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and regional banks. One of the most important function of DCCB is to provide funds to primary agriculture credit societies. ठीक है, ये भी बिल्कुल बात सही है कि जो DCCB का जो मेन फंक्शन होता है वो फंड प्रोवाइड करना है किसको, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के लिए। ठीक है, सो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, सॉरी दिस इज राइट एंड दिस इज राइट। ठीक है, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो देखें कौन सा आंसर सही होगा, बोथ 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट वन। ठीक है, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं रहा हुआ, ये आपने पढ़ा भी होगा, जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप पढ़ते होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देखिए यार केवल पीटी को अलग से नहीं पढ़ना होगा, आपको पीटी और मेंस दोनों को साथ में लेकर पढ़ना होगा, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी होगी। मैंने बार बार कहा है, अप्रोच सेंट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई, बिना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई का आपसे काम नहीं होने वाला। पीटी और मेंस दोनों को साथ साथ लेकर चलिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आपने पढ़ा होगा यहां पर में जो आपको पढ़ना भी है, तो आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को किया होगा, उनके लिए इजी होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ाई की होगी डेफिनेटली उनके लिए टफ रहा होगा। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करते रहिए, पीटी और मेंस को फोकस करते हुए चलिए। अगर आप किसको नहीं समझते हैं तो फिर आपके लिए अगले साल भी प्रॉब्लम आने वाला है। आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडर गाइडेंस रहकर पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, आपको फोकस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी होगी, अप्रोच के साथ। आप देखिए, जो आप नई चीजों को सीखे नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में लर्न करने में आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। तो आपको लगेगा कि अरे यार क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिसको आप जानते हैं उसी के बारे में और आपको सिंपल तरीके से डाल दिया जा रहा है, उसी को आप बार बार अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई नहीं बढ़ रही है, आपकी पढ़ाई जहां थी वही रहेगी। आपको हमेशा कुछ नई चीजों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि पीटी देख रहे हैं कि अब डायनामिकली, मैंने हमेशा बोला है कि पीटी यूपीएससी का डायनामिकली शिफ्ट कर, ना कि पीटी बल्कि मेंस भी डायनामिकली शिफ्ट कर रहा है। इनफैक्ट करंट अफेयर्स भी अब आपको बहुत सोच समझ के पढ़ना होगा, बहुत डिटेल्स में पढ़ाई करना होगा। इकोनॉमी तो बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सुपरफिशियल लेवल से पढ़ाई लिखाई से करने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, राइट, चलें आगे सर, हम लोग बात करना शुरू करें। और आपने देखा होगा कि पॉलिटी में जो मैंने पढ़ाया, किसी भी तरीके का प्रश्न इतना पढ़ा ही दिया है कि आपको इजी लगना ही था, इजी लगना ही था, ऐसा कोई शक ही नहीं है। क्वेश्चंस कुछ इजी जरूर हैं वहां पे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उसको बिल्कुल कहेंगे नहीं इजीएस्ट रहा हुआ है। कुछ क्वेश्चन इजी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सारे के 17 क्वेश्चन करने के लिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए वो सारे के सारे इजी हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर वहां डाला जाता या होता तो आपको हमेशा इजी लगेगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही आपको है, को नेक्स्ट लेवल पे जाके आपको पढ़ा दिया है। चलें फिर आगे, नेक्स्ट आ जाइए। एंड इन इंडिया, under cyber insurance for individuals, which of the following benefits are generally covered in addition to payment for the loss of funds and other benefits? Right? ये आपने देख लिया, ये क्या है? Cost of restoration of the computer system in case of malware disrupting access to one's computer. दूसरा क्या है? Cost of a new computer if some miscreant willfully damage if it proved so. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो सही है, लेकिन दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत जा रहा है। द न्यू कंप्यूटर, हाँ ये गलत जा रहा है, प्रोवाइड सो। तीसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, ये आपका सही है। कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। फोर्थ है कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फेल्स अ सूट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिफेंस, ये भी बातें आपकी सही है। So in the concerned individual, which of the following benefits is generally covered in addition to payment of the loss of the funds? ठीक है, so 1, 3 and 4 are the correct. Second is not correct. That is not correct. ठीक है, करेक्ट ही पूछा ना, हाँ करेक्ट। तो ये आपको जैसे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके लिए जरूरी हो गया कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि आपने जो पढ़ाई मेरे साथ करी है, क्या पढ़ा आपने और क्या प्रश्न आया। आपने देखा जो मैंने पढ़ाया है वो हूबहू क्वेश्चन आए हैं। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के वक्त भी मैंने कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से जो टच किए थे, जो आसपास जैसे वोल्गा वाला आपको दिखा है, वो बिल्कुल मैंने मैप के सारे आपको प्लस पे भी पढ़ाया था, आपको ये याद होगा। ठीक है, तो अब आप लोग एक चीज जान लीजिए कि आप में से जो भी लोग अभी चाहते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए भाई परफेक्ट टाइम है, अभी आपके लिए परफेक्ट टाइम है 2021 के लिए, 22 के लिए। बिना देरी किए हुए आप गाइडेंस ले सकते हैं, मेरे से ले सकते हैं। 5 अक्टूबर को आपका पूरा का पूरा जो है बैच शुरू हो रहा है, यानी कि कल से शुरू हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड PAWN10, इस कोड का यूज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास तो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें हैं, हम यूट्यूब पे भी हैं, हम आपके साथ प्लस पे भी हैं, हम आपके साथ स्पेशल सेशंस में भी हैं, हम हर जगह अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और आपको पूरी पढ़ाई इंटीग्रेशन में करनी पड़ेगी। प्लस पे डेफिनेटली हम लोग वहां पर प्रीमियम क्वालिटी इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी पढ़ाई बिल्कुल फोकस्ड होती है। फोकस करने का मतलब होता है कि टाइम बाउंड मैनर में हमें सारी चीजों को कवर अप करना होता है, और सारी चीजें इन डिटेल जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई करा होगा प्लस के ऊपर में, उनसे आप पूछिए कि पवन सर कैसा पढ़ाते हैं, PAWN10 जिनका कोड है वो कैसा पढ़ाते हैं, जस्ट आस्क देम। जिनका कोड PAWN10 है वो कैसा पढ़ाते हैं, जस्ट आस्क देम।
आपको वो पता चल जाएगा कि मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले साल भी मेंस में क्वेश्चन आए थे, इस बार में मेंस में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से नहीं आएंगे, लेकिन आपको जाने पहचाने प्रवृत्ति की मिलेगी। मैंने आपसे परसों भी कहा था, परसों भी आपको एड्रेस करते हुए कहा था, या कल दिन में भी कहा था शायद, कि देखिए ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आप जानते नहीं होंगे, क्वेश्चन आपको देखा हुआ लगेगा, लेकिन सारे के सारे स्टेटमेंट जानना वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका अप्रोच सेंटर का अगर आपने पढ़ाई पूरे साल भर अगर आपने नहीं करी तो पेपर करना टफ हो जाएगा, और यही कारण है कि पेपर का जो लेवल है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा है। दूसरी बात, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या कारण होते हैं, क्या कट ऑफ हो सकता है। इसके बारे में एक बहुत ही एक डीप आपके पास एक थॉट के साथ मैं आने वाला हूं। अभी आज रात ही आप लोग मिलिए वहां से, मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही रैशनल जो कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में आपकी मैं चर्चा करने वाला हूं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और सभी लोग मुझे एक बार प्लीज अपना कमेंट मुझे बताएं कि पॉलिटी में आप लोगों को कैसा लगा। एवरीवन जस्ट लेट मी नो। सो सभी लोग मुझे प्लीज बताइए, जितने भी लोग हैं, सो एक बार मुझे प्लीज बताएं। एग्जैक्टली कई लोगों ने 12th से स्टार्ट कर दिया था। आप कहां हैं, कौन से रॉक से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रॉम वेयर यू आर, आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है ना। तो आपको तैयारी आप जहां भी हैं, बस आप फोकस होनी चाहिए यूपीएससी के लिए, यू कैन डू दैट। सो आप एक बार मुझे प्लीज बताएं कि कैसा आपको पवन सर का क्लास कैसा लगा, जस्ट लेट मी नो। सो कैसे पवन सर की क्लासेस रही, प्लस पे, यूट्यूब पे, एवरीवेयर, जस्ट टेल मी अबाउट द पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल दैट आई टॉट यू पीपल। सो एक बार फटाफट जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज एक बार मुझे प्लीज बताएं, ताकि मैं फिर दूसरे सर को फिर हैंड ओवर करूं। मुस्तकिन, मलिक, एवरीवन, आई वांट एवरीवन्स योर रेस्पॉन्स, ठीक है। आप बताएं कि क्या मैंने नेक्स्ट लेवल तक पढ़ाया आपने, तो मुझे प्लीज बताएं। एवरीवन जस्ट लेट मी नो, क्या नेक्स्ट लेवल तक पढ़ाई गई थी आप लोगों की या नहीं? क्या हम लोगों ने आपको ईमानदारी से काम किया था या नहीं किया था? एवरीवन जस्ट गिव मी योर रेस्पॉन्स। कोई बात नहीं, हम लोग बेटर कर लेंगे आदित्य, नो वरीज। थैंक यू पुष्पेंद्र सिंह, थैंक यू मुस्तकिन, मलिक, अनुराधा, thank you. Okay, so everyone just give me your response. ओके सर, चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों को लेकर चलता हूं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग निश्चित तौर पे, अगर आपको मैंने कुछ किसी तरीके से हेल्प किया है, इमोशनली भी, मेंटल लेवल पे भी, पढ़ाई में भी अगर किया है, तो डेफिनेटली यू शुड गिव सम वर्ड्स टू मी आल्सो, ठीक है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा एहसास होता रहे। डेफिनेटली यू शुड ड्रॉप सम वर्ड्स, सम गुड वर्ड्स। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई में मैंने कोई कसर छोड़ा तो मुझे प्लीज बताइए, चाहे वो प्लस का प्लेटफॉर्म हो या यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो। हाँ, ये ठीक है कि प्लस पे थोड़ी पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का होता है, और यूट्यूब पे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, सभी लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुश्किल होता रहता है। लेकिन जो लोग भी मेरे साथ प्लस पे होंगे, मेरा इंडिविजुअल गाइडेंस उनके साथ रहता है, पर्सनलाइज मेरी उनके साथ जो है लर्निंग का जो प्रोसेस है वो उसको मैं इंश्योर करने की कोशिश करता हूं। सो टेक केयर एवरीवन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जितने भी लोग हैं। प्लीज एवरीवन जस्ट गिव मी योर वर्ड्स, और कैसा रहा क्लास मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। नो श्रुति, इट्स नॉट द फ्री क्लास, दैट इज ऑन द प्लस ओनली, ठीक है ना। ये प्लस के ऊपर में, क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में मुझे मेंस के लिए भी पढ़ाना है, 2021 और 22 के लिए भी पढ़ाना है। सो आप लोग जान लीजिए, मेरे कई कोर्सेस आपने देखा होगा, 2 साल का जीएस वाले बैचेस भी हैं, ज्यादा वक्त नहीं निकला है। अभी 1 साल का भी कोर्स है, 5 अक्टूबर का भी बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर एनीथिंग 2021 और 22 के लिए, ठीक है ना। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, ठीक है ना। कबीर ने एक बात कहा है कि जो कल करना है वो आज करो, आज करना है सो अभी करो। सो डोंट वेट एंड गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन। कल से ही स्टार्ट हो रहा है, बिना कुछ सोचे समझे। देखिए, अगर आप में से किसी का पेपर खराब भी गया है ना, तो मैं आपके साथ सहानुभूति नहीं दूंगा। मैं आपको एक वॉरियर बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपके अंदर एक स्पिरिट होना चाहिए। स्पिरिट क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आपका पेपर अगर ठीक नहीं गया है तो आप क्या करेंगे? पढ़ाई रोक देंगे? नहीं, आपको पढ़ाई रोकनी नहीं है। आपकी पढ़ाई लिखाई तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका रिजल्ट आपके साथ नहीं होगा। सो यू विल हैव टू कीप ऑन गोइंग, आपको चलते रहना होगा टिल यू गेट योर डेस्टिनेशन, जब तक कि अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। सो यू शुड हैव अ कॉम्बैट, जो आपको बोलते हैं, जो आपके एक वॉरियर इंस्टिंक्ट होता है ना, वो वॉरियर इंस्टिंक्ट आपके अंदर होना चाहिए। सो गो फॉर दिस। पावन 10 5th अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है विद एक्सेप्शनल टीचर्स, मृणाल सर एंड एवरीवन। वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस बैच नाउ 5th अक्टूबर। और आप जानते हैं कि फीस भी यहाँ के हाइक होने वाले कभी भी। सो यू कैन गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। सो ऑल द बेस्ट।